सबसे ज्यादा ऐसी क्या समस्या है, अब तक करीब 3-4 महीने हो गए शायद आपको, जी। जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आपके पास आई है? बताऊं तो कॉमन तो जैसे कि आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है ना, एक तो डाइवोर्स का चल रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, 1800-1900 डाइवोर्स के केस डील किए हैं 1800-1900? लोग मेरे पास आए हैं। दूसरा, मैं देखिए दीप जी अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, न्यूज में आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि ये जो लड़के और लड़कियां जो लव मैरिज का इशू है, वशीकरण नहीं है ये, आप मैं को क्लियर कर दूं, वशीकरण सम्मोहन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विधि है जो आपके नाम से और उससे होती है, दो लोगों को मिलाना है, उनकी विधि होती है। अच्छा, भूतों के बारे में क्या कहना है आपका? भूतों को मानते हो? भूतों को मानते क्यों नहीं मानते? भगवान को मानेंगे तो भूतों को मानना पड़ेगा। भूत होते हैं? होते हैं। ऐसा कोई केस आपके पास आया हो? लेकिन आप ये कहें कि प्रेत सभी को परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेत जो होता है वो सिर्फ अपने ही घर वालों को परेशान कर सकता है। जैसा आपने बताया तांत्रिक के बारे में, सबसे पहले तो आपको डर नहीं लगा? अब हम तो पहली बार वहाँ पहुंचे थे, वो नए थे, वो लोग वहीं लोकल के थे, लोगों को जानते थे, तो बहुत सारी घटनाएं हुई। उसने लोगों को भी बुलाया, हम उसके पीछे भागे, हमने उसको पकड़ा भी, हमने उसको सच कहूँ तो पीटा भी, उससे सारी चीज़ें पूछी भी। बाद में हम जहाँ वो क्रिया कर रहा था, जो एक चिता के ऊपर जो 10 महाविद्या के बारे में बात कर सकते हैं कुछ? जी कर सकते हैं। क्या है 10 महाविद्या? सोचो, आपको रैंडम आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी बुक मिल जाए जो कि बदल दे आपकी जिंदगी। तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों उस बुक के अंदर रखे हुए हैं और आपको बताती है लोगों के सॉल्यूशन। जी हां, ऐसे एक इंसान आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे है। हमने बातें करी है बहुत डीप डिटेल में तंत्रों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, और कैसे लोगों की समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। ये जो बंदे हैं, अमित लवानिया जी, लवानिया डेवलपर्स के ये ऑनर हैं। 70 करोड़ रुपए टर्नओवर है इनकी कंपनी का, लेकिन फिर भी क्यों ये आ गए इस फील्ड में, ये सब चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार ये पॉडकास्ट होने वाला है। आई होप आप इंजॉय करोगे, इसकी बिल्कुल भी मत करना। स्टार्ट करते हैं हम यहां से इस पॉडकास्ट को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुपर नेचुरल बुक के बारे में ना, जिसके अंदर बहुत सारे यंत्र तंत्र और ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है जिससे लोगों का समाधान हो सके। देर ना करते हुए सीधा सर से ही पूछते हैं, सर कैसे मिली आपको ये किताब, क्या है इसके पीछे का राज? दीप जी देखिए, ये जो किताब मेरे को मिली है उसका एक अलग कहानी है उसकी, जो जिसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना होगा। कोई बात नहीं, चलते हैं हम। उस वक्त मैंने 10th के पेपर दिए थे और पेपर दे के फ्री हुए थे। तो पेपर जब बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं ना, तो हम लोगों के अलग ही टशन होता है। बोर्ड एग्ज़ाम वैसे होते थे हमारे। मेरी सिस्टर के थे 12th के और मेरे थे 10th के। तो हम लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम से फ्री हो चुके थे। जो हमारे पास पूरे साल का लोड था, उससे हम फ्री होकर बस बदमाशियों में लिप्त रहते थे। मैं ज़्यादा रहता था अक्सर करके, क्योंकि पूरी साल मैंने पढ़ाई की थी, पेपर अच्छे से चले गए थे। तो हम दोनों बहन, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, तो हम दोनों में आपस में, जैसे बहन भाइयों में होता है, बनती कम थी। कुछ ना कुछ चीज़ों पे विवाद होते रहते थे। तो हमारा एक दिन विवाद हुआ कढ़ी और दाल के ऊपर। अच्छा। उस दिन मैंने कहा कि कढ़ी बनेगी और मेरी सिस्टर ने कहा कि आज दाल बनवाएंगे। तो मैं कढ़ी पे अड़ गया और सिस्टर दाल पे लग रही कि आज दाल बनेगी, कढ़ी नहीं बनेगी। तो मम्मी ने दाल बना दी। तो मैंने विरोध किया। मम्मी ने मेरे को समझाया भी कि शाम को कढ़ी नहीं खाते, बेसन की होती है, एसिडिटी हो जाती है। मैं नहीं समझा और गुस्से में बस कि मेरे को लगा कि मेरी मम्मी मेरी बहन से प्यार ज़्यादा करती है, मेरे से प्यार कम करते हैं। बर्तन फेंक फाँक के, खाना वाना फेंक फाँक के और बस उत्पात मचा के सो गया। शाम को पापा जी आए ऑफिस से। आए तो मम्मी ने शिकायत की कि इसने ऐसा ऐसा किया है और इसने इतना बड़ा नाटक खड़ा किया है। तो पापा जी ने जब सुना तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने मेरे 2 चांटे रसीद कर दिए। थप्पड़ खा लिए मैंने और उन्होंने मेरे को यही बोला कि साले जिस दिन तू कमा के खाएगा उस दिन तेरे को पता लगेगा कि कढ़ी खाएगा कि दाल खाएगा कि जो मिल जाएगा उसको खा लेगा, तब तेरे को पता लगेगा। अच्छा, उन्होंने वो नॉर्मली रूप में बच्चों को समझाने के लिए ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैंने वो सीरियस ले लिया? अंदर ले ली, दिल पे लग गई? दिल पे लग गई कि यार ये खाना खिला रहे हैं पापा और कमा के खिला रहे हैं, तो उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वो टेंशन तो पहले से थी, मेरे को कड़ी नहीं मिली थी। तो मैं चुपचाप सो गया। सोचता रहा, दिमाग में चलता रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। अब इनके यहाँ मेरे को खाना नहीं है, इनके यहाँ रहना नहीं है। और बस रात को दिमाग में क्या आया, रात को 1-1:30 बजे बस गेट खोल के घर से बाहर निकला, नंगे पैर
चप्पल भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं जेब में नहीं, और बस कपड़े पहने और निकल गया। मेरा जो होम टाउन है जहाँ मैं रह रहा था वो कुमेर पड़ता है, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे भरतपुर पड़ता है, उससे 3 किलोमीटर आगे स्टेशन है, मतलब 18 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन है। उस वक्त मैं निकला, बरसातों का टाइम था, हल्की हल्की बरसातें चल रही थी, भीगते भीगते, और जब मैं रोड पे जा रहा था तो कम से कम 50 लोग मेरे को मिले उस दिन, जो मेरे को जानते थे कि भाई तू कहाँ जा रहा है, कि यही है वो खेतों में पापा और वो काम पे आए हुए हैं सारे लोग, मैं उनके साथ हूँ, तो चल हम छोड़ देते तेरे को, गिनी में चला जाऊँगा यहीं पे। मतलब काफ़ी सारे लोग मिले, लेकिन मैं बस अपनी धुन में ही सभी को पागल बनाता हुआ निकल गया और भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ बैठा रहा थोड़ी बहुत देर, तभी वहाँ से ट्रेन निकली, शायद जनता के नाम से जानी आती थी, उस ट्रेन में मैं चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ के मथुरा पहुंची ट्रेन, मैं मथुरा उतर गया, आगे नहीं गया ट्रेन में, मैं मथुरा उतर गया और वहीं घूमता रहा। नींद नहीं आई, रात भर घूमता रहा, सुबह हो गई, लोग आते जाते, मैं ऐसे ही घूमता रहा। क्या करना है, बैठा सोचता रहा कि अब मेरे को घर तो वापस जाना नहीं है, क्योंकि घर वापस जाऊँगा तो वही ताने मिलेंगे, मार भी पड़ सकती है, क्योंकि रात को घर से निकला हूँ, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। तो तभी वहाँ आती है जो 1-1:30 बजे के समथिंग दोपहर को उत्कल एक्सप्रेस आती है, जो सीधा हरिद्वार हरकी पौड़ी जाती है। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में आराम से पहुँच गया मैं हरिद्वार। ना तो मेरे को रास्ते में टीटी मिला, ना किसी ने टिकट का पूछा, ना कोई टेंशन, सीधा हरिद्वार जाके उतर गया। हरिद्वार में बहुत सारे लोग उतरे ट्रेन में से, उन लोगों के साथ ही चल पड़ा, वो सीधे हरकी पौड़ी पहुँचे सभी लोग, मैं भी वहीं पहुंच गया। वहाँ जाके मैंने वहाँ दृश्य देखा कि नदी बह रही है, बहुत सारे लोग घूम रहे, भंडारे चल रहे थे। तो सबसे पहले मेरे को वहाँ खाने को मिला, पहले तो मैंने दबा के खाया, क्योंकि रात से ही भूखा था। खाना खाया और बस एक छोटी सी पॉलीथीन होती है जो वहाँ पे जो गंगा जी के घाट रहते हैं उन पर पड़ी रहती है, मतलब लोग यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक वो मैंने हासिल कर ली कि इससे काम चलेगा। रात को बस बिछाई, क्योंकि दबा के खा चुका था, नींद आने लगी, रात को सोया नहीं था तो सो गया। सुबह उठा तो सुबह जब जगा तो वहाँ का जो अलग ही माहौल रहता है, लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो मतलब याद नहीं आई, कोई टेंशन नहीं हुई, अच्छा लगा माहौल। गंगा जी में नहा लेना, बस भंडारों में खाना खा लेना, और बस वहीं हर की पौड़ी पे घूमते रहना। ना किसी ने टोका, ना किसी ने पूछा कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, वही दिनचर्या बन गई थी। 5-6 दिन लगातार मेरा यही शेड्यूल रहा, बस खाना खाओ दबा के, पूड़ी सब्जी जो मिल जाए। अच्छा, वहाँ पे पैसे भी मिलने लग गए थे, भंडार में क्या दक्षिणा देते हैं लोग, हाँ। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा देते थे, 10-5 रुपये हाथ भी पड़ जाते हैं, तो वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ और ले लिया करता। तो वो चलता रहा 5-6 दिन। 5वें-6वें दिन मेरे को क्लियर नहीं है, 4 थे या 5-6 दिन थे। ये जो गुरुजी मेरे को मिले थे, मेरे को लगा कि एक बाबा जी सामने बैठा हुआ है, लंबी दाढ़ी है, लाल आँखें हैं, इतना मतलब जटाएँ थी काफ़ी, ये मेरे को घूर रहा है। मैंने कहानियाँ सुन रखी थी, मेरी मम्मी ने मेरे को सुना रखा था कि बाबा जी काट देते हैं, आत्मा निकाल लेते हैं, बच्चों को बेच देते हैं, क्योंकि जो हमारी माँ होती है वो समझाती है बाबा जी से दूर रहो, बच्चों को झोली में रख के ले जाते हैं। मेरे को लगा ये बाबा जी खतरनाक है, इसकी आँखें लाल हैं। मैं वहाँ से हटा और दूसरी जगह, मतलब थोड़ा दूर जाके अलग बैठ गया। वहाँ से फिर ध्यान दिया तो फिर लगा वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। फिर वहाँ से हटा, मैं भीड़ में चला गया लोगों की, मैं बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वो उनके बीचों बीच बैठ गया, क्योंकि अब तो शायद नहीं देखेगा, लेकिन तब भी ये लगा कि उनका ध्यान मेरी तरफ ही है। मैंने कम से कम 5-6 जगह बदल दी, मतलब 2 घंटे 3 घंटे यही खेल चलता रहा, वो बैठे बैठे मुझे देखते रहे। लास्ट में आके वो खड़े हुए और मैं जहाँ बैठा था वहाँ मेरे पास बैठ गए। अच्छा, वो जब खड़े होकर चलने लगे थे ना, मैंने कोशिश की कि मैं खड़ा होकर भाग लूँ, अच्छा। आगे बढ़ूँ कहीं, लेकिन वहां से चला जाओ मतलब लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाया, या तो डर की वजह से या कैसे भी, वहीं की वहीं बैठा ही रहा। वो आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा, कैसे अमित, कड़ी के पीछे नाम ले दिया ना, डायरेक्ट नाम ले दिया। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उन्होंने मेरा नाम लिया है। मेरे दिमाग में सबसे बड़ी पॉइंट ये आया कि उन्होंने ये कहा कि तू घर से क्यों भाग आया, अच्छा, तू घर से भाग के आया है। अब मैंने उनको खूब कहा कि भाई मैं घर से भाग के नहीं, अरे यार कड़ी तो तेरे को कल भी मिल जाती, एक दिन कड़ी के बगैर नहीं रह सकता था, कि तेरी मम्मी ने बोला था कि तेरे को कल कड़ी बना देंगे। कड़ी तो मतलब उनको सारी चीज़ें पता थी। मैंने उनको खूब बरगलाने की कोशिश की कि मैं यहीं का हूँ, मेरे माँ बाप यहीं हैं, वो मेरी माँ नहा रही है, कि नहीं मुझे पता है तू भाग के आया है, चल मैं तेरे को घर छोड़ दूँ।
मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊँगा, कि ठीक है मैं तेरे को पुलिस चौकी पे दे देता हूँ, पुलिस वालों को, वो तेरे को घर पहुँचा देंगे। कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। काफ़ी देर उनसे मेरी यही चीज़ चलती रही। लास्ट में जाके मेरे मुँह से बस उनके लिए निकला कि अगर तुम मेरे से ज़िद करोगे तो मैं गंगा में कूद के जान दे दूँगा, लेकिन घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपने बोला है। हाँ, तो वो बस मुस्कुराए, बोले कि मेरे साथ चलेगा? तो मेरे को पता था कि बाबा जी काट देते हैं, झोली में रख ले जाते हैं, बेच देते हैं। मेरे मुँह से एक बार भी उनके लिए ना नहीं निकला कि हाँ, आपके साथ चलूँगा। मैं उनके साथ, मेरे को साथ लेके वो चल दिए और उनका जो काफ़िला था काफ़ी बड़ा था। 30-40 लोग थे उनके साथ, जो हर हिमाचल से आए थे। तो उनके साथ गाड़ियाँ थीं, तो मैं उनके साथ बैठ के वो मेरे को ले गए। नालागढ़ का मेरे को ध्यान है, नालागढ़ तक ये नालागढ़ है वो लिखा हुआ था, क्योंकि 10th के पेपर दिए थे मैंने। उससे आगे फिर वो लोग जंगलों में, उनकी गाड़ियाँ, रोड थे लेकिन पहाड़ों के बीच में होकर घाटियों से निकलते हुए चलते चले गए। समथिंग 4-5 घंटे गाड़ियाँ चली होंगी, मतलब 70-80 किलोमीटर का सफ़र तय किया हो गया होगा। तो जहाँ वो रुके वो एक हनुमान मंदिर था बनाया हुआ, उसके पास उनकी कुटियाएँ थी, गुफा थी, उसको शायद हनुमानगढ़ी बोलते थे वो लोग। वहाँ पे उनका स्थान था, तो मैं उनके साथ वहाँ रहा। जो खाने को माँगता वो मेरे को मिल जाता, जो पहनने को माँगता वो मेरे को मिल जाता। टीवी, मोबाइल तो उस वक्त थे ही नहीं, जिस टाइम में निकला था। मोबाइल के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था हम लोगों में से, लेकिन टीवी ज़रूर मेरे घर में थी। तो ना तो कभी मेरे को टीवी की कमी महसूस हुई, ना किसी भी जो आज की डेट में हमारे यहाँ भौतिक चीज़ें हैं, कूलर, पंखा, उनकी कमी को भी फील नहीं हुई। मस्त रहता। 2-3 महीने में मतलब वहाँ एंजॉय किया अच्छा खासा। घूमा फिरा, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया। जो मतलब मेरे को शाम को पूछा जाता क्या खाना है, वही बनता। सुबह पूछा जाता क्या खाना है, वही बनता। दोपहर को कुछ खाने की इच्छा होती, मैं बोल देता, वही आ जाता। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। 2 महीने के बाद उन्होंने, 2 ढाई महीने के बाद फिर मेरे को उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाना स्टार्ट किया। क्या क्या? जैसे कि उसको अगर हम अपने तंत्र भाषा में देखें या वैदिक भाषा में देखें तो उसको त्राटक बोलते हैं, किसी भी चीज़ को एकटक देखना। तो पहले, सबसे पहले उन्होंने मेरा ये काम स्टार्ट कराया त्राटक का, मतलब कि अपनी नज़र को एक जगह पे स्थिर करना, फोकस। उन्होंने फोकस मेरे को स्टार्ट कराया। कभी किसी फूल के ऊपर, कभी किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर। उसके बाद में लास्ट में आके उन्होंने अपनी आंखों में मेरे को दिखवाया, मतलब 1-1 घंटे, आधा-आधा घंटे लगातार उनकी आंखों में देखना। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों में से निकल के कुछ मेरी आंखों में जा रहा है, मतलब लगता था कुछ। कोई एनर्जी फील होती थी? जी, हमेशा। कभी मेरे सिर पे अंगूठा लगा लेना, कभी हाथ लगा लेना, कभी 1-1 घंटे मेरे सिर पे हाथ रख के बैठे रहना, कभी मेरे कान में कुछ बुदबुदाना, कभी कुछ मंत्र के रूप में कुछ बोलना कि इसको तू अब बार-बार, जो मैंने तेरे को बोला है इसको बार-बार बोलता रहे। तो वो उन्होंने मेरे को मतलब 2 साल तक यही ट्रेनिंग दी। फिर सुबह 3 बजे नहा लेना, जो आज भी मेरे को प्रैक्टिस है कि मैं 3 बजे अपने आप ही जग जाता हूँ एक बार। अभी दोबारा सो जाता हूँ, लेकिन 3 बजे अभी भी मेरी आँखें अपने आप खुल जाती हैं। तो 3 बजे मेरे को वहाँ जागना, उनके साथ सारी चीज़ें करना। तो 2 साल उन्होंने मेरे को पूरी प्रैक्टिस कराई। बहुत सारे मंत्र भी सिखाए, बहुत सारी चीज़ें, हवन कैसे करते हैं वो सिखाया। वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को सिखाई। 2 साल के बाद मेरे को मेरे घर वालों की याद आने लगी। अच्छा। 2 साल तक बिल्कुल याद नहीं आई। अचानक मेरे को मेरे घर वालों की याद आने लगी। मम्मी की, पापा की, बहन की, सबकी याद आने लगी। तो लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बताया कि मेरे को घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि मेरी इच्छा उनको छोड़ के जाने की नहीं थी। तो 4-5 दिन में उसी उधेड़बुन में लगा रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, गुरुजी को बताना चाहिए कि एक बार मिल के आ जाता हूँ इनके से, इनको साथ लेके मेरे को मिलने भेज दे। 4-5 दिन के बाद उन्होंने खुद ही मेरे को बुला लिया कि वो एक गुफा में बैठते थे कि इधर आ मेरे पास। मैं पहुंचा उनके पास कि अब तू घर जा। ना तो उन्होंने ये पूछा कि तू घर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है, क्या दिक्कत है, बस ये बोला कि अब तेरे को घर जाना है। और मैंने उनसे दोबारा ये नहीं कहा कि नहीं जाऊंगा या कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। ठीक है, घर जाने की तैयारी कर, कल तेरे को घर भेज देंगे। जब मैं वहाँ से निकला तब उन्होंने मेरे को एक किताब दी। अच्छा। तब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने बताई मेरे को, ये इस काम आएगी, ये इस काम आएगी। ये जो किताब है ये उनके गुरुजी के गुरुजी ने लिखी थी। वो देख के लग रहा है इसको कि ये 200-300 साल पुरानी किताब लग रही है। 200-300 साल पुरानी किताब है, तो ये उन्होंने तैयार की थी। आप एक बार किताब दिखा दो सभी को ना उठा के। देखिए ये किताब है ना, उनके गुरुजी ने तैयार की थी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने इसको हाथ से लिखा है। इसमें आप देखिए, आपको क्लियर दिखाऊं,
तो हाथ से लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इसको हाथ से लिखा है। इसकी जो लिखाई है ना, ऐसे लगता है जैसे कंप्यूटर से प्रिंट किया गया है। आज की डेट में पेंटर भी नहीं लिख पाएगा इसको। इस तरीके से उन्होंने इसको, उनके गुरुजी के गुरुजी ने, मतलब वनस्पतियों की जो इंक बनती है और जो मोरपंखी से पेन बनाते हैं, मतलब कलम बनाते हैं, उससे इसको लिखा हुआ है। इसमें बताऊँ आपको तो बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो पहले भी हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में हम उसको बोलते हैं दारू पीना, और उसमें इसमें लिखा हुआ है सुरापान। सुरापान जो व्यक्ति हद से ज़्यादा सुरापान करने लग जाता है, उसका ऐसे उसको ट्रीट करना है, उसको ऐसे उस चीज़ से बाहर निकालना है। हाँ, इसमें यंत्र भी हैं, विधियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सच कहूँ तो आज की डेट में जो कलयुग में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनके तो सारे ही उत्तर समाधान है इसमें, समाधान उन्होंने लिखे हुए हैं। मैजिक काफ़ी सारा, बहुत कुछ सामान है ब्लैक मैजिक के लिए, अच्छे से अच्छे। मैं बताऊं आपको, मैंने पिछले कुछ टाइम में ये प्रैक्टिस करके भी देखी है। लोगों के बारे में बताऊं तो उनके घर खत्म हो गए बिल्कुल, उस ब्लैक मैजिक की वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। ट्रीटमेंट कराने में उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। मतलब कुछ ऐसे लोगों ने उनको इतना लूटा, इतना परेशान किया कि वो ऑलरेडी उस ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान थे, उसके बाद में उन्होंने भी उसको बर्बाद कर दिया। मैंने वो घर दोबारा से आबाद कर दिया। बहुत सारे लोगों के फीडबैक हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे उस दिन आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उनके भी इसमें ट्रीटमेंट है। तो अभी जो आप मेरे को बता रहे थे कि आपने इसको कई सालों तक रखा, पहले तो वो बताओ आप। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मेरे को किताब मिल गई, गुरुजी ने दे दी, मेरे को विदा दे दी उन्होंने कि अब तू घर जाएगा। मैं घर आ गया। घर आके अपनी वही जो गृहस्थ लाइफ है उसमें मैं बिजी हो गया। आके पापा ने तुरंत ही कहा कि भाई तेरी 2 साल पढ़ाई छूट गई है, तेरे को पढ़ाई करनी है। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी दोबारा से। उसके बाद में पढ़ाई करके मैंने एमबीए किया, पूरा अपना एमबीए करके फिर मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। जैसे ही मैं एमबीए करके फैमिली बिजनेस में गया, तुरंत ही उसको ग्रो करने की दौड़ में मैं शामिल हो गया कि मेरे को कैसे भी करके, क्योंकि पापा अकेले थे, उनके साथ फिर मैंने ज्वाइन किया और मेरी मेहनत से बिजनेस में चली गई। उस वक्त थोड़ा सा ये था कि ये किताब मेरे पास थी, क्लियर था, मैंने मम्मी को ला के दे दी थी, उन्होंने इसको सेव कर दिया था, लेकिन इसका मैंने यूज नहीं किया। मम्मी के पास सेव रखी थी, मैं अपनी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में बिजी हो गया। एक बार मेरे एक दोस्त को एक प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसे ही उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, तो मेरे को पता था इस किताब में इसका समाधान है, गुरुजी ने मेरे को बता रखा था, मेरे को वो दिमाग में भी था मेरे को ऐसे करना है। मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ। मेरी मम्मी से इस किताब को मांगा, मम्मी किताब दे दो, उन्होंने दी। मैंने इसका तुरंत प्रयोग किया और जैसे ही इसका प्रयोग किया उसको तुरंत ही उसकी प्रॉब्लम्स वो जो थी वो सॉल्व हो गई। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाया मैं कि, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो मेरे को मिल जाता या अचानक आ जाता, जैसे मैंने उस दोस्त का प्रॉब्लम दूर किया, उसके किसी दोस्त को या उसके किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम आई, वो लेके आ गया तो उसकी प्रॉब्लम दूर कर दी। एक बड़े स्तर पे या कभी इतना लंबा वन हो कि मैं अपनी खुद की भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ, आपको पता ही है, तो उसमें बिजी रहता हूँ अक्सर करके। अभी 18 मार्च जो पीछे गई है, 18 मार्च को मेरे को हार्ट अटैक आया था। और हार्ट अटैक दीप जी बताऊं तो इस कंडीशन में आया था कि मैं हार्ट अटैक के 5 मिनट बाद ख़त्म हो गया, तो समझो कि मैं भगवान के पास जा चुका था। अच्छा। मेरे मैनेजर लोग वगैरह थे, जो सुबह की बात है, सुबह 6 बजे के आसपास मेरे को हार्ट अटैक आया और मेरे को उठा के गाड़ी में डाल के साइड विजिट पे था, तो माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरी साइड से 5 किलोमीटर के समथिंग की दूरी पे, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे वो लोग मेरे को डॉक्टर के पास लेके पहुंचे। तो डॉक्टर ने फर्स्ट चेकअप में तो ये बोल दिया था कि ये नहीं है, ख़त्म हो गए। अच्छा। लेकिन थोड़ी सी गर्मी थी, उन्होंने ठीक से चेकअप किया तो देख के, और जो उनका CPR होता है वो मेरे को देख के थोड़ा बहुत लगा कि बच जाएगा, तो उन्होंने ये कहा फर्स्ट एड दे के मेरे मैनेजर को कि आप इनको फटाफट जयपुर लेके जाओ, क्योंकि माधोपुर में वो व्यवस्थाएं नहीं थी जो मेरी जान बचा सके। तो जब माधोपुर से जयपुर की जो दूरी है वो 3 घंटे की है समथिंग, 2.5 से 3 घंटे। तो मेरा मैनेजर लेके मुझे निकला गाड़ी में डाल के। उसके बाद मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई बाबा से, जो गुरुजी थे। ऐसा लगा कि वो बैठे मेरे पास आके सिर पे हाथ घुमा रहे हैं और मेरे से बात कर रहे हैं कि मैंने तेरे को कुछ कहा था, कुछ दिया था, तूने उसको काम में नहीं लिया, तेरे को कुछ चीज़ें दी थी लोगों के लिए, वो तूने काम में नहीं ली। और मतलब जयपुर पहुंचने तक, जब तक मुझे होश आया, जब तक वो डॉक्टरों ने मेरे को होश में लाए, तब तक मेरी बात गुरुजी से ही चल रही थी कंटिन्यूस।
ऐसा लग रहा था कि हम दोनों आपस में वार्तालाप। बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने फैसला किया कि मुझे अब ये आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को समस्या आ रही है, उनको मैं दूर कर सकता हूँ तो करनी चाहिए। इस बुक के थ्रू सबसे ज्यादा ऐसी क्या समस्या है अब तक, करीब 3-4 महीने हो गए शायद आपको, जी, जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आपके पास आई है? देखिए बताऊँ तो कॉमन तो जैसे कि आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है ना, एक तो डाइवोर्स का चल रहा है। शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद में मेन चीज़ आती है डाइवोर्स। तो अक्सर करके मैंने बताऊँ तो 2 महीने के अंदर अंदर, कम से कम नहीं तो आप विश्वास नहीं करोगे, 1800-1900 डाइवोर्स के केस डील किए हैं। 1800-1900? लोग मेरे पास आए हैं, अच्छा अच्छा। लोग मेरे पास आए हैं 1800-1900, जिनमें ज़्यादातर बेचारी लेडीज़ होती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से परेशान होती हैं। मैंने बताऊँ आपको तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों के लोग मेरे बारे में बता रहे हैं कि उनके तलाक होते होते मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था सब कुछ, वो दोबारा उनकी फैमिलियाँ बस गई। खुद उनके पति ने उनको फ़ोन करके कहा कि बस अब बहुत हो गया, दोबारा से लाइफ स्टार्ट करते हैं, अभी तलाक के पीछे नहीं जाते। वो लेडीज़ों के लिए भी है, वो जेंट्स के लिए भी है। मतलब कुछ आज लोग मेरे पास ऐसे भी आए कि सब कुछ होते हुए भी वो लोग अपनी लाइफ सेट नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनके लिए विधियाँ की, अच्छी चीज़ें उनकी सेट हो गई। एक प्रॉब्लम तो डाइवोर्स की है मेन। दूसरा, मैं देखिए दीप जी अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ में आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि ये जो लड़के और लड़कियाँ, जो लव मैरिज का इशू है, इसमें क्या है, मैंने बहुत आज भी एक सुबह न्यूज़ देख रहा था कि एक लड़का और लड़की दोनों पेड़ के फंदे से लटके हुए मिले। तो वो हमारे राजस्थान दैनिक भास्कर में न्यूज़ आती है, मैं वही देख रहा था। उसमें केस मैंने स्टडी किया, उसको पढ़ रहा था, तो उसमें था कि उस लड़के को, लड़का लड़की दोनों आपस में प्यार करते थे, दोनों बालिग थे। पहले तो उस लड़के को लड़की को दबा में लेके उस लड़के के ऊपर अपहरण का केस लगवाया। दोनों भाग गए थे घर से, उनको पकड़ के लाए, लड़के के ऊपर अपहरण का केस हुआ। बेचारा सारा सब कुछ बेच के उसकी बेल हुई, बेल होके वो बाहर आया और वो लड़की अपने घर से कैसे भी निकल के आई और रातों रात दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अब इससे क्या मिला किसी को? ना तो घर वालों को कुछ मिल पाया, ना वो दोनों बच्चे बचे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लव मैरिज का इशू है। इसमें इंटरकास्ट भी कह लेते हैं, और कुछ सब कुछ सही होते हुए भी घर वालों का ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं, हमें इससे करनी ही नहीं है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें करता हूँ जिससे सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं और सब चीज़ें सही हो जाती हैं। मतलब घर वाले मान सकते हैं, हाँ, मान जाते हैं। ऐसा कुछ है? वशीकरण नहीं है, ये आप मैं को क्लियर कर दूं, वशीकरण सम्मोहन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विधि है जो आपके नाम से और उससे होती है, 2 लोगों को मिलाना है, उनकी विधि होती है। फिर उसके लिए जो पीछे जो लोग प्रॉब्लम दे रहे हैं, मतलब ग्रह नक्षत्र को जिस तरीके से वो तैयार हो जाते हैं, रास्ते ऐसे खुल जाते हैं कि वो लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, देखते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है। ऐसे नहीं कि आज मैंने विधि की और कल ही बस आपका हो गया, कुछ टाइम का इंतजार भी करना होता है। और ब्लैक मैजिक के? ब्लैक मैजिक के बारे में बात करें तो ब्लैक मैजिक के केस तो आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे। अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि एक फैमिली थी, इंदौर की फैमिली है, आपको सही बताऊं, इंदौर की फैमिली है, नाम मेरे को नहीं लेना चाहिए, बस बड़ी सिटी है, कोई बात नहीं है। एक फैमिली है और उसको एक तांत्रिक ने चैलेंज दिया था। अब उसमें पूरी थोड़ी सी एक सिस्टम समझा देता हूँ। जो तांत्रिक है, जो फैमिली थी ना, उस फैमिली की एक रिलेटिव लड़की थी, सच कहें तो जो मुखिया होता है ना घर का, उसकी वो भांजी लगती थी लड़की। अच्छा। उसके साथ उसका कुछ रिलेशन था, जिसको हम लोग अवैध संबंध भी बोलते हैं। तो मेरे जो उस परिवार का मुखिया था, उसने उस तांत्रिक को वहाँ से हटने के लिए बोला, मतलब अपनी जो भांजी थी उससे वो संबंध ना रखे, ऐसी कुछ बातें हुई और उन्होंने उस तांत्रिक के साथ हाथापाई भी की। हाथापाई हो गई, उसको पीट पाट के भगा दिया। वो तांत्रिक उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। अच्छा। वो जो इंदौर वाली पार्टी है, वो बताऊं तो आपको ज्वेलरी का काम करते थे, काफ़ी बड़ा काम था उनका। वो तांत्रिक वहाँ से तो पिट के चला गया, लेकिन वो उनके पीछे ऐसे पड़ गया कि 1 साल में उस बंदे के परिवार में 18 मौत हुई, लगातार कंटिन्यूस। 1 महीने में 3-3 मौत हुई और सारा व्यापार उसका ऊपर से लेके नीचे तक ख़त्म कर दिया उसने। जिस दिन मैंने उनके लिए पहली बार काम किया, जो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मेरे से बात की, मैंने जब उनके लिए पहली बार विधि की, उनको रिलीफ मिला थोड़ा सा। लेकिन वो तांत्रिक कंटिन्यूस उनके ऊपर काम कर रहा था। मैंने उनके लिए कम से कम 5 बार विधि की और 5 बार मेरी विधि हो जाती, उनको रिलीफ मिलता, वो लोग सही होते।
लास्ट में आके फिर वो काम कर देता। मतलब वो कंटिन्यूस अपने काम पे लगा हुआ था। और ठीक से फिर मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी। स्टार्टिंग में उन्होंने ये चीज़ें मेरे को नहीं बताई थी कि ऐसे ऐसे कोई तांत्रिक से ऐसे ऐसे हुआ है। बस उन्होंने मेरे को बोला कि साहब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने उनसे हिस्ट्री पूछी, सारी चीज़ें पूछी कि कैसे आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। ऐसा भी लगता है ना, कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता, लोगों को फील हो जाता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। बीमारी भी होती है, बीमारी भी होती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से है, तो मेरे को पता लगा ब्लैक मैजिक है। मैंने उनके लिए विधियाँ की, 5 बार विधियाँ की, 1 महीने में 5 बार। 1 महीने में उनके घर में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन 1 महीने निकलते ही फिर उनके घर में एक मौत हुई। मतलब उस परिवार का पूरा सर्वनाश कर दिया उन्होंने, उस तांत्रिक ने। मैं खुद परेशान, मेरी टीम परेशान, जो मेरे साथ मेरे लड़के काम करते हैं, हम सब लोग परेशान हो गए। यार ऐसा कैसे हो रहा है कि हम आज तक कभी फेल नहीं हुए, यहाँ जाके क्यों फेल हो रहे हैं। फिर मैं पर्सनली उस पार्टी के पास अपनी गाड़ी लेके गया। अच्छा। अपनी गाड़ी लेके उनके घर पहुंचा, उनकी स्थिति देखी। तो आपको बताऊं, तो उस घर में उस वक्त जब मैं पहुंचा था, टोटल कुल मिला के 5 मेंबर बचे हुए थे। एक मतलब मुखिया की पत्नी, उसकी एक बेटी, उसका एक साला, ये लोग कुल मिला के बचे हुए थे बेचारे। जो उनकी वाइफ थी, मतलब उसकी हालत ये थी कि वो ना तो बिस्तर से खड़ी हो पा रही थी, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, मतलब अच्छा सब कुछ बॉडी ठीक थी, लेकिन वो बिस्तर से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और उनके बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल मतलब क्रिएट हो रही थी। मैंने पूछा उनसे कि आप कब से बिस्तर में हो, तो बोली कि 3 महीने हो चुके हैं बिस्तर से वो खड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने पूछा कि आप नहाते हो, वो नहाती डेली थी। अच्छा, पूजा भी करती थी, अच्छा। भगवान का भजन भी करती थी। मैं पहुंचा तब भी उनके यहाँ भजन चल रहे थे, हनुमान चालीसा ही चल रहा था सर, हनुमान चालीसा चल रहा था। लेकिन हालत ख़राब थी। जो मुखिया था उसका भी दिमाग बेचारा कभी कंट्रोल में रहता, कभी ना रहता। और अगर उन्होंने बताया मेरे को, अगर मैं नहीं पहुंचता तो वो लोग उस दिन सोच रहे थे कि हम लोग सुसाइड कर लें। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। फिर मैंने उनसे पूरी डिटेल ली कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कैसे है। तो मेरे को तांत्रिक का पता लगा अच्छा। कि वो तांत्रिक ऐसे ऐसे और हम पे क्रिया कर रहा है। तो मैंने उनको बताया भाई आपको पहले बता देना चाहिए था कि मेरे को आपके पास को पीछे कोई तांत्रिक पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने जांच पड़ताल की, तांत्रिक का एड्रेस लिया उनसे। मैं खुद पर्सनली आपको एक चीज़ क्लियर खुल के बता दूं कि ये चीज़ें ना, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उस तांत्रिक का भी नाम नहीं लूँगा। तांत्रिक के घर पहुंचा, उसके बारे में जानकारी की, वो घर पे नहीं मिला। उसके बारे में और जांच पड़ताल की तो पता लगा कि वो मारण किया मतलब एक्सपर्ट है, अच्छा खासा एक्सपर्ट है वो, और अच्छे खासे लेवल वो काम करता है। मैंने उसको लगातार 7 दिन ढूंढा, मैंने और मेरी टीम ने। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, उसके रिलेशन में हर जगह पे हम उसको ढूंढते रहे, वो हमें नहीं मिल पाया। लास्ट में आके 7वें दिन हमें रिपोर्ट मिली कि वो आज फिर मारण क्रिया करेगा। और शमशान, उसकी शमशान का एड्रेस मिला जहाँ उसको वो क्रिया करनी थी, जंगल में, बियाबान में। एक गांव था, गांव से जो शमशान था वो 3 किलोमीटर समथिंग दूरी पे था। तो मतलब गांव वालों को पता नहीं होता था कि शमशान में क्या हो रहा है। आजकल हमारे जो शमशान है सिटियों में, उनमें तो गार्ड भी रहते हैं, चौकीदार भी रहते हैं। गांव वालों में नहीं रहता। गाँव से दूर भी होते हैं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। तो उस गाँव का पता लगा हमें, हमने अपनी वहाँ फील्डिंग की, हम रात को वहाँ पहुँचे। और वो शमशान क्या है कि गांव के जो शमशान है ना, जिसको हमारे सेवाचक बोलते हैं, सरकारी ज़मीन। तो गांव वालों का क्या स्टाइल होता है कि आज यहाँ दाह संस्कार कर दिया, जगह पूरी है तो 1 किलोमीटर जाके कर दिया। मतलब वो टोटल जो स्क्वायर एरिया था ना, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर के दाब का था। मैं घूमता रहा, लास्ट में जाके वो मेरे को दिख गया। और मतलब उसने जो व्यवस्थाएं की हुई थी, उसने उन 5 लोगों की पुतलियां बनाई हुई थी जो आटे से बनाते हैं। मतलब वो 18 कर चुका था, जबकि 18 उस परिवार में मार चुका था, लेकिन उसको उसका वो ऐसा क्या, उसको मतलब दुश्मनी हो गई, ऐसा क्या बात? मैंने एक्चुअली बताऊं तो आपको, जो उसकी जो भांजी थी ना, जो मुखिया की भांजी थी, उसके साथ मैं आपको पहले बता, अवैध संबंध थे। उसके सामने उसको पीटा था उन्होंने, उसकी बेइज्जती की थी, तांत्रिक की। उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। तो उसने ये सोचा कि मैं पूरे परिवार को ही मिटा दूंगा, परिवार को। और उस जो उसकी भांजी थी ना, उसके जरिए वो उन लोगों के कपड़े, बाल, अच्छा, सारी चीजें वो उसके जरिए निकालता था वहां से।
मतलब वो उसको ले आके देती और वो अपना काम करता रहता। उस लड़की ने अपनी माँ के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने चाचा के ऊपर, सबके ऊपर मरण प्रयोग करा रखे थे। मतलब पूरा परिवार ही तहस नहस कर दिया था उसका। 18 मेरे पास जो बेचारे हैं उनका रिव्यू पड़ा हुआ है, जो अब ठीक ठाक होने लगे हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। उस तांत्रिक का मैंने एक अच्छा खासा इंतजाम किया है। अब वो ज़िंदगी में कभी मरण प्रयोग कर नहीं पाएगा। तो मैं बताऊँ आपको, मैंने उसको पकड़ा। हम लोग थे 4 लोग और वो थे 2 लोग, तांत्रिक और उसका एक सहयोगी। अब हम तो पहली बार वहाँ पहुँचे थे, वो नए थे, वो लोग वहीं लोकल के थे, लोगों को जानते थे। तो बहुत सारी घटनाएं हुई, उसने लोगों को भी बुलाया, हम उसके पीछे भागे, हमने उसको पकड़ा भी, हमने उसको सच कहूँ तो पीटा भी, उससे सारी चीज़ें पूछी भी। बाद में हम जहाँ वो क्रिया कर रहा था, जो एक चिता के ऊपर जो जैसे आज ही दाह संस्कार किया हो, क्या होता है ये मारण प्रयोग जो है उनको एक अलग तरीके से करते हैं लोग। मैं तो नहीं करता, लेकिन इतना है कि ये जो मारण प्रयोग है वो एक अलग तरीके से करते हैं। जैसे आज किसी की डेथ हुई है तो उसकी जो ताज़ा चिता है जला के हम वहाँ क्या करते हैं, दाह संस्कार करके लोग चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग रात को पहुँचते हैं वहाँ, और जब उस क्रिया को करते हैं तो वो तुरंत ही संपन्न होती है इनकी। इसको ब्लैक मैजिक के हिसाब से करते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो 5 लोगों की जो उसको बूढ़ू डोल बोलते हैं, उसने आटे से बनाया हुआ था। आटे से सबके अंदर बाल लगाए हुए थे, उसने सबके बाल लगाए हुए थे, किसी किसी पे कपड़े रखे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें उसने की हुई थी। एक बार तो सही बताऊँ तो मेरे को भी देख के दिमाग सन रह गया था कि ये इतना भी ये कुछ लोग मेहनत करते हैं। उसने अच्छी खासी मेहनत की थी, बहुत सारी सामग्रियाँ थी, बहुत कुछ था। लास्ट में आके उससे हमने कॉल की है, उसने तांत्रिक ने हमसे कॉल की है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा कभी, और ज़िंदगी में मतलब मैंने उसका वो ट्रीटमेंट कर दिया कि वो मरण प्रयोग कर ही नहीं पाएगा, वो कभी मरण प्रयोग के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरीके से उस परिवार को बचाया था ब्लैक मैजिक। अच्छा, भूतों के बारे में क्या कहना है आपका? भूतों को मानते हो? नहीं, भूतों को मानते क्यों नहीं मानते? भगवान को मानेंगे तो भूतों को मानना पड़ेगा। भूत होते हैं? होते हैं। ऐसा कोई केस आपके पास आया हो? देखिए अब ये लोगों का थोड़ी सी गलत फहमी होती है। भूत प्रेत, भूत जो होते हैं वो शून्य होते हैं। आपको एक तरीके से बताता हूँ। आत्माएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूचात्मा। जीवात्मा जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिससे हम लोग जी रहे हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, ये प्रेतात्मा हो जाएगी। और जो प्रेतात्मा है, जब उसका, जिसको हम 10 गात्र बोलते हैं, उसके सारे संस्कार हो जाते हैं, उसकी विधियाँ हो जाती हैं, उसको मतलब जो उसकी मुक्ति के लिए करना होता है वो हो जाती है, तो वो सूक्ष्म आत्मा बन जाती है और एक फैमिली के लिए वो जाके अपना काम करती है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो प्रेत आत्मा होती है, सबको पता है, क्योंकि हमारे जी से निकलने के बाद आदमी प्रेत योनि में जाता है, तो प्रेत आत्मा होती है। लेकिन आप ये कहें कि प्रेत सभी को परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेत जो होता है वो सिर्फ अपने ही घर वालों को परेशान कर सकता है, उन्हीं को परेशान कर। वो किस लिए? अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए, जो उसकी मांग रह गई है या उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई है उनको पूरा करने के लिए वो अपने परिवार को ही परेशान करता है। अच्छा जी। जैसा आपने बताया तांत्रिक के बारे में, सबसे पहले तो आपको डर नहीं लगा? लोगों की नजरों में तांत्रिक मतलब तंत्र क्रिया है, जो तंत्र के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा उनके प्रॉपर पहनावा, उनका लंबे लंबे बाल, जटाएं, ड्रेस। देखिए मैं आपको बताऊं दीप जी कि तंत्र एक अलग चीज़ है, तांत्रिक अलग चीज़ है, और आप जिसके बारे में बात कर रहे हो कि लंबे लंबे बाल, जटाएं, अजीब तरीके के कपड़े, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि वो लोग लंबे बाल क्यों रखते हैं। आज तक किसी साधु सन्यासी को नहीं पता, जो अच्छे और गुणी साधु थे ना, उनको ये नहीं पता वो बाल क्यों रखते थे। मैं आपको बताऊं तो जो पहले टाइम पे जो हमारे ओल्ड साधु लोग थे, मतलब पुराने टाइम के जो साधु लोग थे, ऋषि थे, वो उनके लंबे बाल होने का कारण एक ही था कि उन लोगों पे जो तपस्या करते थे ना, वो लोग एक जगह पे खड़े होके 1-1 हज़ार साल, 2-2 हज़ार साल, उसके बाद में ये कलयुग आया, उसके बाद में फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि थे जंगलों में जाके, जाना तो सैलून होते हैं, ना नाई होते हैं, तो उनके बाल इसलिए बढ़ते थे। उनके बाल जो लंबे होते थे उसकी वजह ये थी कि उनके पास ना तो टाइम रहता था इस चीज़ के लिए कि वो कटिंग कराएं भजन के अलावा, और ना ही उन्हें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होता था कि हमें सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है। उसके लिए उनको कोई रुचि नहीं होती थी, तो इसलिए उनके बाल लंबे हो जाते थे, ठीक है।
नखून बढ़ जाते थे, दाढ़ियाँ लंबी हो जाती थी, तो उसका तो कारण था वो। आज के डेट में जो चल रहा है वो एक दिखावा टाइप है। आज के डेट में लोग सब, उनके पास टाइम भी है, उनके खुद के पर्सनल सैलून भी, मतलब हेयर आर्टिस्ट भी हैं, फिर भी वो लंबे बाल रखे हुए हैं साधु सन्यासी जैसे। जबकि शास्त्र कहता है उनके पास जो बाल लंबे होते थे उनकी वजह ये थी कि उनके पास भजन से टाइम नहीं मिलता था उनको। अब आप ही देख लीजिए ना, आज के लोगों को किसके पास टाइम नहीं है। कटिंग तो वो करा ही सकते हैं, लेकिन नहीं कराते, उनको बस दिखावा करना है और कुछ नहीं करना। लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जबकि हमारे पास आपने पहन रखे, मैंने पहन रखे। मैं भी करता हूँ लोगों की मदद, मैं भी तंत्र क्रिया विधि करता हूँ। अब मुझे तांत्रिक ही बोल लीजिए छोटा सा, लेकिन मैं विधि करता हूँ। मैंने साधना सिद्धि नहीं किया, क्योंकि साधना सिद्धि करना इतना आसान नहीं है कि बस ये कोई फुलझड़ी है किसी ने उठा ली और जला ली। साधने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो अलग चीज़ है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जिसने सिद्धि की रखी हो। ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो है ना, वो एक विज्ञान है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। वरना मेरे नज़रों में तो ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जिसने सिद्धि की रखी हो। 10 महाविद्या के बारे में बात कर सकते हैं कुछ? जी कर सकते हैं। क्या है 10 महाविद्या? देखिए 10 महाविद्या जो शक्ति के रूप में 10 आपने वो सुन रखा होगा, जैसे कि 10 महाविद्याओं के बारे में हमें वर्णन मिलता है कि जब शक्ति नाराज हुई थी अपने जो राजा दक्ष थे उनके यहाँ यज्ञ में जाने के लिए, उनको भोले बाबा ने परमिशन नहीं दी थी, तो उन्होंने गुस्से में आके वो रूप धारण किए थे। हाँ, जो 10 रूप थे वो उन्हीं के रूप हैं, माँ भगवती के रूप। माँ भगवती के ही रूप है, और तंत्र क्रिया में इन्हीं का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए तंत्र क्रिया में इनका महत्व तो है, जैसा कि वेद बताता है हमें, शास्त्र अथर्ववेद में सारी चीज़ें हैं, इसमें संक्षेप से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसा कि शास्त्र बताता है, उनकी जो विधियां हैं, भाई तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो तंत्र की संरचना क्यों हुई? तंत्र की संरचना इसलिए हुई कि लोगों को आसानी से भगवान की प्राप्ति हो सके, या कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके, बस। और हमारे किसी भी शास्त्र में, मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता दूं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि महाविद्या की साधना में कुछ साधना ऐसे ही बताते हैं कि वो उसमें आपको पंचमकार का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारे तांत्रिक लोगों को मैंने देखा है पंचमकार, वो पंचमकार में मांस और भोग और शराब और यहाँ तक कि मैथुन तक को भी यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी तांत्रिक को गलत फहमी है कि हमारे वेदों में ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप मेरे पास उसको लेके आए। लेकिन बहुत तरह की पूजाएं होती हैं सर, मैंने जो सुना है, तामसिक, राजसिक, अलग अलग पूजा की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो तामसिक पूजा के अंदर ये सब आता है? नहीं आता। किसी भी पूजा में जो पंचमकार लोग यूज करते हैं ना, देखिए साफ साफ शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो आदमी पंचमकारों को जीत लेगा या पंचमकारों को काम मिलेगा, उसका इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ रखा है कि जो आदमी पंचमकारों से प्रयोग करेगा, पंचमकारों की पूजा करेगा, उसको वो सिद्ध की तरह हो जाएगा। मतलब उसको दोबारा धरती पर जन्म लेना नहीं, मतलब जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि शुरू से ही 10-10 हजार वर्ष की तपस्या करते हुए आए। सही बात। वो सिर्फ पंचमकारों से ही आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आपको मांस खाने से, आपको मीट खाने से, आपको दारू पीने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? लिखा हुआ है कहीं? नहीं, ऐसे शास्त्रों में तो नहीं लिखा। हमारे शास्त्रों में तो साफ लिखा हुआ है ना कि हमको ना तो मीट का सेवन करना है, मतलब मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, वो साफ लिखा हुआ है। तो तंत्र आपको इतना भ्रष्ट कर सकता है कि आप इन सारी चीज़ों को यूज कीजिए? सही बात है। नहीं करेगा ना। मैं बताता हूँ ना, मेरे से प्रूफ लीजिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा। अगर कोई मेरे से मांगना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। मैं आपके चैनल पर बैठ के बोल रहा हूँ कि पंचमकार के बारे में जानना है तो मैं समझाता हूँ कि पंचमकार कैसे कहते हैं। जैसे कि बताऊँ आपको सीधा सा कि एक भाषा है कनक, एक हिंदी वर्ड है कनक। अब कनक को आप सोना भी कह सकते हो और कनक को आप गेहूं भी कह सकते हो। दो चीज है ना कनक के बारे में। इसी तरीके से लोगों ने अपने फायदे के लिए, लोगों को डराने के लिए ये वर्ड निकाले हैं। मध्य को उन्होंने मदरा बना दिया, जबकि मानता हूँ मध्य का मतलब मदरा होता है, लेकिन मध्य का मतलब और कुछ भी तो हो सकता है। शास्त्र में और कुछ भी तो हो सकता है। आपको मध्य जो शब्द दिया है वो एक हो सकता है किसी चीज को समझाने के लिए दिया हो। जैसे कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, उसको हम शास्त्र की भाषा से देखो तो गंगा और जमुना बोलते हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो हमारे शरीर में जो धनियाँ बहती हैं और हमारे जो वायु प्रकार हैं, इनके जरिए भी उनको मद्यपान बताया है कि आप हवा का जो सेवन करते हो, जो ऑक्सीजन लेते हो, उसको भी आप मद्यपान की तरह ले सकते हो, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जिस व्यक्ति ने कालका माँ पे या किसी भी माँ पे कहीं भी मीट का, भैरव बाबा पे दारू का करके भोग लगाया ना, तो ये सब गलत है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। शास्त्र साफ कहता है कि ये चीज़ें आपको उपयोग में नहीं लेनी है। जैसे कि जिंद के अगर हम बारे में बात करें, बहुत सारे, आपने जिंद का नाम सुना? भूत प्रेत जिन्न, सुना है मैंने। हर कोई काउंट करता है उसको। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर हम बात करें ना, तो जिंद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सही बात है। जिंद कहाँ से आया? अरब कंट्री से। हाँ, भाई अरब से ही तो आया, उससे पहले तो शास्त्र तुम्हारे पहले ही लेके जा चुके, तो मतलब जिंद का अस्तित्व बाद में आया। भाई हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, अरबी जिन, आई, खबीज, ये सब हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, इसके ऊपर जिंद का साया ये हुआ, कुछ नहीं है। जिंद है ही नहीं हमारे शास्त्रों में। और जब जिंद को पैदा ही नहीं किया हमने, तो उसका ना तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। हम तो इतना जानते हैं, भूत होता है, प्रेत होता है, बेताल होता है, पिचास होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, चुड़ैल होती है, नागनी होती है, सांकनी होती है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आपका पाला पड़ा कभी इन सबसे? काफ़ी बार पढ़ता है, काफी बार। काफ़ी बार पढ़ा है, कैसे? काफ़ी बार। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स दूर करने में इनसे फेस हुआ है। ऐसा कभी हुआ है सर, जैसे आप किसी पैरानॉर्मल चीज को सुलझाने गए हो, जैसे कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक साया है, या फिर मारण क्रिया है, या फिर कोई भूत का साया है, और वो आपके ऊपर हैवी हो गया हो, ऐसा कभी हुआ? मैं आपको एक बात बता दूं दीप जी, एक चीज ध्यान में रख लीजिए, आप इन चीजों को नहीं चुनते। आप इन चीजों को, मतलब अगर मैं इस चीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो उसको मैंने नहीं चुना, उसने हमें चुना है। उसने हमें चुना है। और जब उसने हमें चुना है ना, तो वो हमारे पास इतनी पावर दे के रखता है कि हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं ना, उससे हमें कोई प्रभाव ना पड़े। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना कि हमने उसका ऐसे किया कि मेरी ये हालत हो गई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम उसका ट्रीटमेंट करने गए, हमारी तो जान ही निकलने वाली थी, हमारा सांस रुक गया। भाई जाते क्यों हो फिर? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बताऊं तो आपको, रात को 2-2 बजे शमशानों में जाके लोगों को पकड़ के लाया हूँ। बहुत सारे, एक बार एक ऐसा हुआ था कि एक 18-19 साल का लड़का, मतलब नई उम्र का था, और बस पड़ गया ऐसे ही सिद्धियों के चक्कर में। कहीं से ज्ञान ले लिया उसने आधा अधूरा, सिद्धियों के चक्कर में वो ज्ञान पड़ गया तो सिद्धियाँ करने लग गया। हो सकता है उसको छोटी मोटी सफलता मिल गई हो किसी भी चीज़ में। और रात को अचानक मेरे पास कॉल आता है, ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, मेरे ही लोकल में 50-60 किलोमीटर के दायरे की बात है। मेरे टीम के पास फ़ोन आता है, क्योंकि मेरे नंबर्स अवेलेबल है, ऐसे ऐसे बात है। और उसका जो भाई था उसको देखने गया रात को, तो जब उसको देखने गया तो उसकी हालत ऐसी थी दीप जी कि जीभ थी उसकी इतनी बार, मतलब जो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा बार, आंखें नेटरी हुई थी और पड़ा हुआ था, और मतलब जैसे किसी ने उसकी गठरी बांध दी हो, इस तरीके से उसकी हालत थी। मेरी टीम के पास कॉल आया रात को, हम तुरंत एक्टिवेट हुए, हम तुरंत वहाँ पहुँचे। मतलब उसके भाई को मैंने कई बार कहा कि तू मेरे साथ चल तो सही, इसको दिखा तो दे। वो मेरे साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, मैं जाके उसको उठा के लाया। वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने फेस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को काम करने से रोक ले या मेरे बीच में आके खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पास पावर है तो आप उसका सही यूज़ कीजिए। अब सर आते हैं इस बुक के ऊपर वापस। जी आपने बताया पहले मेरे को कि बहुत सारे यंत्र हैं इसके अंदर, नारायण कवच है, जी हनुमान चालीसा है एक अलग वर्जन में। जी। तो यंत्र बताओगी क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या यंत्र हैं? देखिए इसके अंदर जो यंत्र हैं दीप जी, इसमें मैं बताऊँ तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डाइवोर्स वाली। आपको एक एक करके बता देता हूँ। हाँ जी। यंत्र जो है डाइवोर्स, अगर किसी कारणवश पति पत्नी में नहीं बन रही, मतलब मैरिज के बाद किसी कारणवश पति पत्नी में नहीं बन रही हो, तो उसके जरिए हम अगर विधि करते, एक बंदा चाहता हो कि वो फैमिली बचाए अपनी, अगर दोनों ही डाइवोर्स के लिए हैं कि हमें तो रहना नहीं है साथ में, तो उसमें तो हाँ, तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा भगवान भी सकता। नहीं बचा सकता उसको। लेकिन अगर एक बंदा चाहे कि डाइवोर्स ना हो, हम लोगों की फैमिली बच जाए, तो उसके लिए इसमें एक यंत्र के जरिए विधि होती है, वो विधि करते हैं और उसका 1000% रिजल्ट मिलता है। मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं यंत्र की, मैंने आज तक जितने लोगों के लिए की है ना, कहीं से भी इसमें फेलियर नहीं मिला। ठीक है। दूसरी विधि है इसमें, ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे जो अभी जो चल रहा है प्यार वाला मामला, लव मैरिज वाला मामला, इसमें इंटरकास्ट भी हो या घर वाले नहीं मान रहे हों, उसके लिए इसमें एक विधि है, वो मैंने काफ़ी लोगों के लिए उससे हेल्प की है। ठीक है।
तीसरा इसमें यंत्र है ब्लैक मैजिक के लिए, आप एक वो भी बता रहे थे दारू का कुछ। वो लास्ट में लाऊंगा। हाँ। तीसरा इसमें यंत्र है ब्लैक मैजिक के लिए। आपको ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में 1000 भूतों का वास है, अच्छा। आपके घर में 1000 भूतों का वास है, मतलब आप तो बस सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। मैं आपको पक्का 1000% गारंटी लेके बोलता हूँ कि 1 मिनट 1 सेकंड कोई भूत नहीं रहेगा। मैंने ऐसे हजारों भूत भगा दिए, मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपके पास कोई ब्लैक मैजिक काम कर जाए, या आपके पास कोई भूत प्रेत या कोई का छोड़ा हुआ किसी का भेजा हुआ, जैसा लोग देखा है ना कि किसने भेजा तेरे को, मैंने पूछते देखा है लोगों को, और वो बताता है कि मेरे को इसने भेजा, या वो नाम नहीं बताता, कोल्डिंग रहती है उसकी, वो नाम नहीं बताता कभी भी, लेकिन भेजा हूँ किसी ने, इसको लेके जाऊँगा, वो सारी चीज़ें देखी होंगी। वो उसका बहुत जल्दी 2 मिनट में ही काम फ्री हो जाता है। इसमें 2 मिनट से या 3 मिनट भी नहीं लेता, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। एक इसमें सबसे बड़ी एक विधि और है, जिसको आज की भाषा में हम बात करें तो नशा पत्ती बोलते हैं हम, और यंत्र की भाषा में बात करें तो सोमरस और ये चरस वगैरह जो जो सूखे नशे, वो कोई भी बंदा किसी भी हद तक, जिसकी वजह से घर ज़्यादा बर्बाद होते हैं, पूरे के पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं शराब की आदत से। सही बात है। ठीक है। या फिर चरस, गांजे या हीरोइन, ड्रग्स, मतलब कोई भी सूखा नशा, मैं उसका आपको बताऊं तो स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि वो कभी दोबारा उस चीज़ की तरफ जाएगा भी नहीं, उसकी विधि होने के बाद वो उसकी तरफ जाएगा भी नहीं कभी, मतलब बिल्कुल उस चीज़ को भूल जाएगा। विधि इन द सेंस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ रिचुअल्स है ऐसे कि आप उनके थ्रू जी वो चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सिर्फ मैं ही करता हूँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई दारू पीता है तो उसको मेरे पास लाने की ज़रूरत है, या अगर किसी को ब्लैक मैजिक है वो मेरे पास आएगा मैं उसके पास जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो सिर्फ डिटेल चाहिए होती है, मैं उसको कहीं से भी बैठ के कैसे भी कर सकता हूँ। आपको मेरे पास परेशान होने आने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आओ बेचारे 4 चक्कर में आपके लगवाऊँ, नहीं आपको हर शनिवार माथा टेकना पड़ेगा मेरे दरवाजे पे, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास भी टाइम नहीं है, और मैं दिव्य दरबार भी नहीं चलाता, सच बताऊँ आपको तो मैं अपना खुद का काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने दरबार चलाए हुए हैं, मैं नहीं चलाता, मैं अपने काम करता हूँ। हाँ, जो लोग की मदद करनी होती है मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। और जो इसकी मेन यूएसपी आप बता रहे थे कि इसके अंदर हनुमान चालीसा थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में बात करते हैं। जी देखिए, हनुमान चालीसा जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बात हुई थी कि इसमें कई सारी चीज़ें अलग हैं। हनुमान चालीसा ये जो किताब है ना, गुरुजी के गुरुजी ने लिखी है, मतलब 3rd जनरेशन, ये 200-250 साल पुरानी है। अब जो आज का हनुमान चालीसा चल रहा है वो कितने साल पुराना होगा? इतना आइडिया नहीं है। नहीं, आइडिया मैं बताऊँ ना आपको, हनुमान चालीसा तो उसमें भी वही है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये भी जो हम पढ़ते हैं ये भी तो तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, मतलब हनुमान चालीसा तो लिखा तुलसीदास जी ने, सबको पता है। लेकिन अभी जो हमारे पास चल रहा है ना वो प्रिंटेड है, कहाँ से छप के आया है, उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं किसी को क्या पता। अब मैं बताऊं आपको कि 250 साल पहले अगर किसी ऋषि ने इसको अपने हाथ से लिखा है, उसके पास कैसे पहुंचा होगा? उस वक्त प्रेस तो नहीं थी, तो उसके पास तो साधु संतों के जरिए ही पहुंचा होगा, या उनके गुरुजी ने उनको दिया होगा। सही बात है भाई। गीता उन्होंने पूरी लिखी है, इसमें हाथ से मेहनत की, मतलब इसको लिखने में भी उन्हें शायद अच्छा खासा टाइम लगा होगा। 800 पेज हैं इसमें, तो उन्होंने अपने हाथ से इसको तैयार किया हुआ है। तो हम हनुमान चालीसा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आज की डेट का जो है आप ही बता दो सर। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायु फलचार, ऐसा हम स्टार्ट करते हैं। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं। अब देखिए इसमें स्टार्ट है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तने समीर, इसमें आ जाता है तने समीर। नहीं बेटी दिमाग में आपके में? समझ गया मैं। इसमें पवन कुमार नहीं है, इसमें तने समीर, मतलब दोनों का एक ही है। तने समीर का मतलब भी पवन पुत्र ही होता है, और पवन कुमार तो है ही, उसमें लिखा हुआ है। इसमें अब तने समीर, अब बलबुद्धि विद्या देवमयी, उसमें क्या बोलते हैं? संपत। इसमें है बलबुद्धि विद्या देवमयी संपत सहित शरीर, उसमें बोलते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत, मतलब मैं बताऊं आपको ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, सीधी सी बताऊं। मंत्र हो या हनुमान चालीसा भी एक मंत्र ही है, उसको एक मंत्र की तरह से, मतलब कुछ वर्ड ऐसे और कुछ शब्द ऐसे हमें हमारे जो पूर्वजों ने या हमारे ऋषियों ने जो संगठित किए, उनकी एक अलग पावर बनती है फिर।
उनको अगर एक साथ हम बोलें तो उनका एक पावर जनरेट होता है जो हम लोगों की मदद करता है। अगर उसमें से हम कुछ चीज़ें हटा के कुछ चीज़ें अलग लगा दें तो जो पावर कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा ना भाई। कॉपर वायर के बीच में अगर हम लकड़ी लगा दें तो करंट बीच में रुक जाएगा ना। सेम कंडीशन इन्हीं चीज़ों की होती है। मंत्र का भी यही विधान है। लोग देखा है मैंने लोगों को मंत्र बोलते हुए पॉडकास्टों पे या फिर बहुत बड़े बड़े पंडालों में लोग मंत्र दे देते हैं कि अगर आपको आर्थिक समस्या है, आपको अगर आर्थिक समस्या है तो आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 1100 बार, ठीक है, या लौंग को इस मंत्र से पढ़ के और आप अपने पैसों की तिजोरी में रख दीजिए। लेकिन मंत्र का जो विधान है, एक भी मंत्र इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका आप पुनश्चरण नहीं करें। जिसमें जाप करना होता है उसका दशांश हवन करना होता है, दशांश तर्पण करना होता है, दशांश मार्जन करना होता है, उसके बाद में दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है जो ऋषियों ने वेदों में साफ साफ लिखा है कि अगर आपको किसी मंत्र को यूज करना है तो आपको उस तरीके से करना होगा। दूसरा, लोग मंत्र दे देते हैं। अभी मंत्र का विधान ये नहीं पता कि यहाँ पे दीप भी बैठा हुआ है और अमित भी बैठा हुआ है, हम दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक मंत्र सामने से एक मंत्र हमको दे रहा है, हम दोनों उस मंत्र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हो सकता है मंत्र मेरे लिए ना हो, आपके लिए हो, वो मंत्र आपके लिए ना हो कि मेरे लिए हो। कि मंत्र का क्या होता है, एक मंत्र के लिए एक कुलाकुल चक्र हमारे ऋषियों ने बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं कुलाकुल चक्र। उस चक्र में आप अपने नाम का मंत्र का स्टार्टअप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो मंत्र है वो हमारे काम का है कि नहीं, वो दुश्मन तो नहीं है, मंत्र हमारे लिए कोई नुकसान तो नहीं दे सकता। जैसे कि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है मंत्रों के वर्णन में कि अतिशय रगड़ करे तो कोई, अतिशय रगड़ मतलब अगर आप अतिशय रगड़ करे तो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। चंदन जो है अपने आप में सबसे शीतल लकड़ी है, जिसको लोग शीतल होने के लिए अपने माथे पे उसका चंदन लगाते हैं, लोगों को शीतल कर देती है, मतलब अच्छे से अच्छा ज्वर भी खत्म हो जाता है चंदन से। लेकिन अगर दो चंदन की लकड़ी को अगर हम रगड़ेंगे ना लगातार गलत तरीके से तो उसमें आग प्रकट हो जाएगी। जो चीज़ शीतलता प्रदान करती है वो आपको जला भी सकती है। सही बात है। ये शास्त्र ने आपको साफ समझाया है कि आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। उनका अगर विधान बनाया गया है तो आपको उसी विधान से आपको ट्रीट करना है। ये जो अभी लोग नए नए तरीके से मंत्र फेंक रहे हैं, रेमेडियाँ फेंक रहे हैं ना, वो सिर्फ लोगों को जीवन बर्बाद करने के लिए फेंक रहे हैं। उनका मैं आपके चैनल पर बैठ के बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने हजारों रेमेडियाँ की होंगी, हजारों मंत्रों का जाप किया होगा। अगर किसी को नुकसान की बजाय फ़ायदा हुआ हो तो आप मेरे सामने आओ, मेरे को बताओ फ़ायदा हुआ है। नहीं हो सकता। मंत्रों के लिए साफ समझाया गया है कि आपको मंत्र इस तरीके से यूज करने हैं। मंत्र ओम के बारे में अगर हम बात करें, बीजाक्षर के बारे में, ओम के बारे में वैज्ञानिक भी मान चुके हैं ओम ध्वनि को, ब्रह्मांड में गूंजती है। तो उसको हमारे ऋषियों ने तो तैयार किया है, उसका एक विधान बनाया है आपने कि भाई आपको मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, आज की डेट में सभी लोग जानते हैं, आपको बंदूक दे दूँ और बंदूक के बारे में आपको ये नहीं बताऊँ कि इसकी नाल सामने करके आपको ऐसे ऐसे गोली चलानी है, आप अपनी तरफ करके चला लो तो आपके जीवन का तो हो गया ना सत्या। सेम मंत्र की कंडीशन है, शास्त्रों ने जैसा लिखा है आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। और ये जो मांस मदरा मुद्रा ये जो कुछ है ना, वो सब डपोर संग की है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत है, लोगों का बिल्कुल बनाया जा रहा है, मैं कहता हूँ। तो आपने देखा है पॉडकास्ट सर का इतना, मतलब अभी इन्होंने मेरे को बताया कि एक साल में 70 करोड़ का टर्नओवर था सर की कंपनी का, उसके बावजूद ये इस लाइन में आए। दे पाओगे सर आप टाइम लोगों को प्रॉपर? जितना मिल पा रहा है उतना अभी भी दे रहा हूँ। अच्छा, अभी भी दे रहे हो? तो सर की सारी डिटेल्स है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप कुछ भी समाधान चाहते हो सर इस बुक के थ्रू आपके समाधान कर सकते हैं, जल्दी से जाके इनसे कांटेक्ट कर लेना। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, कुछ सीखने को और कुछ समझने को ही मिला हो इस पॉडकास्ट के द्वारा। लाइक जरूर करना, अपना एक कीमती कमेंट जरूर हमें बताना कि आप क्या सोचते हो, और हाँ, एक ऐसे बंदे को ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करना जिसके काम आ सकता हो, आपको लगता हो। हर एक बंदे को ये पॉडकास्ट शेयर जरूर करना है। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।